हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? सभी बच्चे क्लास 7th के हैं? बहुत अच्छी बात। तो जितने भी बच्चे हमारी क्लास 7th वाले बच्चे, सभी बच्चे अपने अपनी SCERT की बुक्स खोल लें साइंस की, ठीक। तो देखिए हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए हमारा चैप्टर है, अध्याय है मेरा 11, जिसका नाम है पौधों में जनन। इसकी एक क्लास में पूरी पढ़ा चुका हूं तुम्हें, और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपनी भी किताब को खोल के सामने रख लें और केवल शांत बैठे रहें, किताब को केवल खोल के रख लें। बाकी सारी की सारी चीज़ें वो मेरी इस डिजिटल बोर्ड पे आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरी यहाँ पर रख दे, यहाँ पर मेरी सारी चीज़ क्या है, इस डिजिटल बोर्ड पर तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। हर लाइन SCERT की बुक्स की यहाँ डिजिटल बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेगी, अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक। तो सभी बच्चे प्यार से बोलिए वंदे। तो देखिए आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक है, ये वाला मेरा अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादातर जैसे भी साइंस पढ़ते हो तो हमें हर क्लास में देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सभी बच्चे इधर गौर से देखिए, आज हम पढ़ेंगे परागण, जिसे कहता हूं मैं पॉलिनेशन। आखिर में परागण है क्या, पहले हमें ये चीज समझने का परागण क्या है। तो देखिए परागण ये लिखा हुआ है परागण, ठीक। तो हम यहां पर देखिए खूब गौर से अच्छी तरह से देखिए, आपने तितलियों तथा मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए अवश्य देखा होगा। जितने भी बच्चे हैं सभी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सभी बच्चों ने गुड़हल के पुष्प भी देखे हैं, कनेर के पुष्प भी देखे हैं। उसके अलावा ज़्यादातर आपने, और ज़्यादातर यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, शायद एक आधी बच्चा ऐसा हो जिसके खेत में सरसों न हो, तो बाकी सबके खेत में सरसों होती है और सबने सरसों के पेड़ को देखा है। जब वो सरसों बड़ी हो जाती है तो उस पर पीले पीले बहुत सुंदर और अच्छे पुष्प आते हैं, समझ में आएगा नहीं। तो सभी बच्चों ने उस सरसों के पेड़ को सबने देखा है। तो जब हम सरसों के पेड़ को देखते हैं, उसके खेत में अगर हम जाते हैं तो मुझे खेतों में क्या दिखता है, तो बहुत सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, और पूरे खेत में खिले हुए हैं। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ तो मुझे उस खेत के जो फूल हैं, उस फूल के ऊपर मुझे बहुत अच्छी तितलियाँ मिलेंगी, मुझे मधुमक्खियाँ मिलेंगी, ठीक। मधुमक्खियाँ के भी कई प्रकार होते हैं, छोटी बड़ी हर प्रकार की होती है। तो मधुमक्खियाँ भी देखिए आपको कई मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारे भंवरे मिलते हैं जो उड़ते रहते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे उड़ने वाले कीड़े हैं जो कि पुष्प के ऊपर आपको बैठे हुए अवश्य मिलेंगे। तो इतनी बात तो देखो हम जानते हैं, जो SCERT में कहा है कि हमने देखिए तितलियों को भी खूब देखा है, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियों को देखा है, मैंने मधुमक्खियों को देखा है, ठीक। तो हमने उसे फूलों पर देखा है। अब आखिर में ये फूल है, जैसे मान लीजिए मेरा सूरजमुखी का फूल है, ठीक। ये मेरा फूल किसी और प्लांट का बहुत सुंदर फूल है, ये किसी और प्लांट का फूल है, बहुत सुंदर फूल है, ये देखिए बहुत सुंदर फूल है। तो मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ गौर से कि बहुत छोटे छोटे जो कीड़े हैं उड़ते रहते हैं आसपास, जिन्हें उड़ने वाले हम कीट कहते हैं, ठीक। ये देखिए मधुमक्खी है, ये भी देखो मक्खियाँ हैं उड़ती रहती हैं, ये भी देखो मक्खियों टाइप की उड़ती रहती है। ये देखिए ये सभी क्या है, पुष्प के ऊपर बैठी हुई हैं। जो पुष्प सुंदर है, अच्छा है, उसके ऊपर बैठी हुई है। सबको दिख रही है इतनी बात? बहुत अच्छी बात, इतना समझ में आया सबके में। देखिए अब आखिर में हमें यहां पर ये देखना, ये इस पुष्प के ऊपर क्यों बैठ रही हैं। तो देखिए दरअसल ये मकरंद, मकरंद का मतलब होता है शहद, दरअसल ये मकरंद चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं। तो फूलों के परागण, ठीक, पोलन ग्रेन इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं। परागण के बारे में देखो मैं अभी
यहाँ पर आगे आएगा, आगे मेरी स्लाइड में मिलेगा देखने के लिए। पहले आप दिमाग में ये लगा लीजिए, परागण एक चीज़ होती है। तो वो परागण क्या होती है, उस परागण को देखिए यहाँ पर दिखाया ना कि इतना है कि इस पुष्प के पास में बहुत ज़्यादा परागण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब ये मक्खी इसके ऊपर बैठ गई, ये मक्खी इसके ऊपर बैठ गई फूल के ऊपर, ये मक्खी इस फूल के ऊपर बैठ गई, ये मक्खी इस फूल के ऊपर बैठ गई। तो मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे इसके ऊपर क्या परागण मिलेंगे यहाँ पुष्प पर, ठीक। परागण, परागकण, देखिए परागकण, परागण नहीं, परागण तो पॉलिनेशन, परागकण बोलते हैं इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलन ग्रेन, और इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिले, परागकण, कण, कण का मतलब बहुत छोटे, तो कण मिले। तो वो कण क्या है, ये यहाँ पर कीड़ा बैठा हुआ तो इसके पैर से चिपक जाएंगे। अब ये यहाँ से उठेगा तो किसी दीवार पर बैठ गया, वहां पर जाके पोलन ग्रेन से गिर जाएंगे। ये किसी और पेड़ के ऊपर बैठेगा जाके तो वहां गिर जाएंगे, किसी और पुष्प के ऊपर बैठेगा तो वहां जाके गिरेंगे। तो यहाँ से इसके, ये किसी और फूल पर गया तो उसके जाकर, तो ये क्या है, इनके पंखों से पैरों से क्या परागकण इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं, ठीक। इतनी बात को ध्यान रखो। ये वो कीड़े हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे आंट है, ये भी फूलों के पास मंडराती रहती है। उसके अलावा बहुत सारे बास्प हैं, ततैया बोलते थे, मधुमक्खियां हैं, ठीक है। बाइल्ड भी है, एक जंगली उड़ने वाले कीड़े हैं, मक्खियां होती हैं वो हैं। उसके अलावा फ्लाइज मक्खियां हैं। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई दे रखी है। उसके अलावा ये मॉथ दे रखा है, ठीक। तो ये वो है मेरी पास, इसे बोलता हूं मैं बटरफ्लाई, जैसे मैं कहता हूं तितली है, ये मॉथ है। ये वो कीड़े हैं, ये जो वो कीड़े आपको दिखाई दे रहे, ये क्या है, जो पुष्पों के पास जाते हैं और मकरंद को चूसते हैं, यानी शहद चूसते हैं। तो कभी इस पुष्प पर बैठेंगे, कभी भैया उस पुष्प पर बैठेंगे, कभी उस पुष्प पर बैठेंगे। तो सुंदर सुंदर जो प्यारे प्यारे फूल हैं उसके ऊपर जाकर के ये बैठते रहते हैं, ठीक। अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीट पतंगे पुष्पों के परागण, ठीक, यानी पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। अब ये पॉलिनेशन में कैसे, परागण, परागण का मतलब होता है, अब ये परागण में यहाँ के परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएंगे, दूसरे पर बैठेंगे तो उसके किसी और पर पहुंच जाएंगे, उसके किसी और पहुंच जाएंगे। अर्थात एक पुष्प है, इस पुष्प के परागण जैसे आ जाएंगे तो मैं उसे बोलता हूं परागकण आ जाएंगे तो मैं उसे बोलता हूं परागण हो गया मेरा, ठीक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कीट पतंगे जो होते हैं वो परागण करने में सहायक हैं। ये परागण क्या होता है अभी तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहले केवल शांत बैठे रहे और हर चीज को समझते रहे, तुम्हारी सारी कंसेप्ट जो है ना यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पूरा जो भी कोई डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। बशर्ते जरूरी है कि तुम्हें घर में कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना चाहिए कम से कम। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे 3 घंटे घर में जाके पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसे देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं हम के परागण की, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है, देखो हमारी बुक्स में आ गई, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, देखिए ये है पराग कण। इसे देखिए गौर से, यहाँ चित्र देखिए, सब अपने अपने किताब को बंद कर दो, किताब को खुली रखो। यहाँ देखिए ये है पराग कण, ठीक। इसे कहता हूं मैं परागकण और इस पूरी संरचना को कहता हूं मैं पुंकेसर, ठीक। और इसे कहता हूं मैं परागकोश। परागकोश किसे कहता हूं, परागकोश को होता हूं, देखो इसे, इसे परागकोश को होता हूं, देखो इसे, ये है, इसे कहता हूं मैं परागकोश, परागकोश। अब परागकोश से यहां से क्या निकल रहे हैं, परागकण। क्या हुआ, हाँ परागकण। अब यहां से क्या निकल रहे हैं, परागकण। ये है देखो परागकण, परागकण, कण, ठीक है। ये है मेरे पास क्या, परागकण, ठीक। ये है हमारे पास क्या, परागकण। अब देखो क्या करा है, परागकणों का
इन परागकणों का परागकोश से, इस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र, निकलकर देखिए इस संरचना को जो ऊपर वाली है ऐसे उठी हुई, इसे कहता हूं मैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी का स्टिग्मा। स्टिग्मा देखो ये है पुष्प की इस ऊपर वाली संरचना जो इस प्रकार की उठी हुई है, वो मैंने देखो तुम्हें यहां पर दिखा दी, इसे कहते हो वर्तिकाग्र। यही देखो लिखा है, जो किताब के अंदर लिखा है वही मैंने यहां पर इमेज लगा रखी है। देखो परागकणों का, ये है परागकणों का परागकोश से, इस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। अब ये चीज यहां पर पहुंच गई है, इस प्रक्रिया को मैं क्या कहूंगा? परागण, पॉलिनेशन। अब मैं इसे कहूंगा क्या? परागण। तो ये चीज यहां पर जब पहुंच रही है तो फिर मैं उसे कह रहा हूं क्या? पॉलिनेशन। ठीक, परागण अर्थात मैं उसे क्या कह रहा हूं? परागण। ठीक, उसे मैं क्या कह रहा हूं? परागण। तो परागण देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए इस लाइन को एससीईआरटी में लिखा है, उसे मैंने यहां पर समझा दिया। ठीक, अब देखिए यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होती है। अब ये वाले परागकण जो है, कोई ततैया है, तितली है, उसके माध्यम से इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, हवा के द्वारा आ जाएंगे, अपना मुंह नहीं बंद करेगी, खाती रहती है। जल के माध्यम से आएंगे, जो जल में पौधे होते हैं उसमें जल के माध्यम से आ जाते, जंतुओं के माध्यम से, हवा के द्वारा ये आते रहते हैं इनके ऊपर। ठीक, पहले इतना समझ लिया। ठीक है, जंतुओं के द्वारा आ सकते हैं, जैसे माने कि मेरा ततैया है, इस पर बैठा, ठीक, या मेरी तितली बैठी, या कोई मधुमक्खी वगैरह बैठी, इस पर नेक्टर कोई भी बैठा, चूसने के लिए बैठा, तो ये क्या करा, इससे चिपक जाएंगे, इसके पंख से पैर से चिपक करके दूसरे पेड़ पर आ गए। तो देखिए इस पुष्प के परागण यहां पर पहुंच गए, इस पुष्प पर। तो वही तो देखो कहा है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है मेरी? परागण, पॉलिनेशन। ठीक, ये देखिए यहां पर मैंने समझा दिया। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, देखिए परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक, एक तो है मेरे पास क्या, एक तो है मेरे पास देखिए ये है मेरे पास परपरागण, और एक है मेरे पास देखिए स्वपरागण। स्वपरागण को कहता हूं मैं सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को कहता हूं मैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस और सेल्फ क्या है, इस चीज को समझ लो पहले। यहां पर देखिए ये तुम्हारे सामने दो पेड़ बने हुए हैं, सबको पहले गौर से देखिए, ये पेड़ देख रहे हैं तुम्हें दोनों, दो पेड़ देख रहे हैं। एक पेड़ तो मेरे पास ये है, एक पेड़ मेरे पास ये है, इस पेड़ पर भी देखिए पुष्प लगा हुआ है। ठीक, इस पेड़ पर भी देखिए पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए स्वपरागण किसे कहेंगे और परपरागण किसे कहेंगे। पहले इसे देखिए, एससीईआरटी की लाइन ने क्या लिखा है, जब परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जब परागकण, परागकण का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे, इसे ये देख रहे हैं तुम्हें, इसे इन्हें कहते हैं क्या? परागकण। ठीक, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। पहले इसे समझिए, जब परागकण अपने यानी कि एक ही पौधे की बात करें, अपने ही पुष्प के हेलो, हाँ मैं बात 10 मिनट बाद करूँ ना, क्लास चल रही है मेरी एक। देखिए ये मेरे पास पेड़ बना हुआ है,
इस पेड़ पे देखिए ये पुष्प लगा है, ये पुष्प लगा है, ये पुष्प लगा है, ये पुष्प लगा है। ठीक, तो पुष्प की मेरी संरचना देखिए, मैंने तुम्हें कैसी बताई थी पुष्प की संरचना, देखिए ऐसी होती है। अभी मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था तुम्हें, ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके, ऐसे 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 ही है। ठीक है, ऐसी संरचना होगी ऐसी करके। ठीक है, तो ये पुष्प है, तो ये इस पुष्प के देखिए, इस पुष्प के ये एक ही पुष्प है, इसी पुष्प के देखिए ऐसे करके परागण यहां पर आ गए। इसी पुष्प के परागण, एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के परागण इसी पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पुष्प के परागण क्या है, ये है मेरे पास क्या, पुंकेसर। पुंकेसर से क्या निकला है, परागण। वे परागण कहाँ आ रहे हैं, एक स्टिग्मा पर, इसी पुष्प पर आ रहे हैं, या इसी पेड़ पर, इसी पेड़ पर इसके परागण इसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं। पेड़ एक ही है, केवल यहां पर क्या हुआ है, पेड़ एक है, उस पर 2 फ्लावर लगे हैं, 3 फ्लावर, लेकिन इसके परागण इस पर आ रहे हैं, या इसके परागण इसी पर ही रह रहे हैं, स्टिग्मा पर रह रहे। बात है, जब एक ही पेड़ पर रहते हैं तो उसे मैं कहता हूं स्वपरागण। यही देखो लिखा है इसमें, जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक, या उसी पौधे के, या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के, इसी पौधे के दूसरे पुष्प के, ठीक, दूसरे पुष्प के, ठीक, के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण क्रिया। तो यहां पर स्वपरागण में क्या है, एक ही पौधा है, उस पौधे में मान लीजिए 4 फूल लगे हैं, कोई फूल तो ऐसा है, ये फूल ऐसा है कि इसी के पोलन ग्रेन इसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक, इसके पोलन ग्रेन इसी के ऊपर आ रहे हैं, कभी कभी इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ रहे हैं, परागण इस पर आ रहे हैं। तो पेड़ मेरे पास एक ही है, तो मैं उसी पर कर रहे हैं, तो उसे कहूंगा स्व। अब क्रॉस किसे कहूंगा, यदि किसी पुष्प के परागण, ठीक, किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जाति के, मान लीजिए मेरे पास सरसों का खेत है, तो सरसों के खेत में सारे सरसों के ही पेड़ हैं, तो सारे सरसों के पेड़ है, तो उन्हें मैं क्या कहूंगा, अब एक ही जाति के कहूंगा, सभी सरसों के पेड़ हैं, उन्हें कहूंगा एक ही जाति के। तो ये पेड़ और ये पेड़ देखिए दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक, जैसा ये है तैसा ये है, ऐसे सरसों का मान लो। अब क्या हुआ, इस पेड़ के पुंकेसर, इस पेड़ के जो पुंकेसर है ना, तो पुंकेसर से क्या निकला है मेरा, परागण। तो इसके पुष्प के परागकण या तो हवा के द्वारा उड़ते उड़ते इस पर पहुंच जाएंगे, या तितली आ गई इसके ऊपर, ठीक है, कोई न कोई क्या आ गई, तितली आ गई, वो तितली यहां पर बैठेगी और तितली यहां पर बैठेगी, अब दूसरे पर बैठ गई। कोई मधुमक्खी आ गई, वो मधुमक्खी भी यहां पर बैठकर इस पर पहुंच गई। उसके अलावा हम चले गए उस खेत में घूमने के लिए, हम भी चले जाए खेत में, तो खेत में क्या बहुत सारे फूल हैं, बहुत घनी सरसों है, तो हम इधर से उधर घूम रहे हैं, तो बहुत सारे फूल क्या होते हैं, हमारे ऊपर पोलन ग्रंथ चिपक गए, हम इस पेड़ तक चचोरे, कभी उस पेड़ तक चचोरे, कभी उससे, तो हमारे भी पोलन ग्रंथ क्या है, किसी और पेड़ के हमारे शरीर से चिपक गए और वे दूसरे से जाके लग गए। तो इस पेड़ के इस पेड़ पर लगना ही मेरा क्रॉस कहलाता है। यही देखो इसमें बना रखा है, देखिए संभाल के, इससे यहां पर पहुंच रहे हैं, तो देखो क्रॉस है, ठीक, क्रॉस का मतलब है दूसरे को क्रॉस करना, ठीक है। अब यहां से देखिए इस पर पहुंच रहे हैं, अर्थात ये क्या है, मेरा परागण, ठीक है, और ये इसी के इसी पर रह रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहूंगा, स्वपरागण। ये है मेरा सेल्फ पॉलिनेशन, ये है मेरा क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया तुम्हारे सबके? अब जाके घर जाके इसे पढ़ना, तब तुम्हारी और समझ में आ जाएगा। जो चीज एससीईआरटी की लिखी है वो मैंने समझा दी है। अब देखिए अगली, अगला देखो क्या लिखा है, पराग कणों का अंकुरण तथा निषेचन। परागकण तो है मेरे, अब परागणों को क्या हुआ, अंकुरण। अंकुरण का मतलब जर्मिनेशन। अब देखिए यहां पर देखिए, परागकण पोलन ग्रेन्स वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंच रहे हैं, दूसरे के ऊपर, आदमी जा रहा है तो आदमी से चिपक गए, कोई भैंस जा रही है, कोई जानवर जा रहा है, वो भी खेत में निकला तो उनके माध्यम से पहुंच गए। हवा चल रही है मेरी बहुत तेज ऐसी, यूं हाथी चल रही है, तो हवा से क्या उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। उसके अलावा क्या है, मधुमक्खी, ततैया और भी बहुत सारे बाष्प ऐसे होते हैं
जो फूलों के ऊपर बैठते हैं, हवा से चल रही है तो देखिए मेरी हवा चल रही है, ये देखो उड़ने लगे, ये देखो उड़ते हुए देख रहे हैं, तुम्हें थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, बैकग्राउंड उसका सफेद है इस वजह से। और पानी की बात करूं, पानी में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं पेड़, ये देखिए पानी का जलीय पौधा है कोई, ये जल का पौधा है, ये देखिए पानी चल रहा है, तो इसके पोलन ग्रैंड से देखो जल में क्या हुआ है, तैरने लगे। और ये है दूसरा फ्लावर्स, तो दूसरे फ्लावर्स की ये देखो क्या निकल रहे हैं, पुष्प है यहाँ पर पहुंच करके, तो इसके यहाँ पर आकर ये देखो टच हो जाएंगे। ये है मेरे पास देखिए यहाँ से निकले पोलन ग्रैंड और इस पर आकर टच हो गई। तो ये कैसे हो रहा है, ये भैया वाटर में हो रहा है, तो जल के द्वारा हो रहा है। जल में नदी है चल रही है, नदी का पानी उधर जा रहा है, तो इधर से पोलन ग्रैंड्स बहते 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 कोई दूसरा पेड़ हो रहा है, उसके फ्लावर्स ऊपर तक हैं, उस फ्लावर से आके वो अटैच हो गए, सीधे नहीं बैठ गई, सीधे अटैच हो गए। अटैच होकर के माने में क्या करने लगे, वहां से क्या हो गया उसका पॉलिनेशन। कैसा होगा पॉलिनेशन मेरे भाइयों, क्रॉस, परपरागण हो गया, दूसरे अटैच हो रहे हैं कि नहीं, समझ में। कहा दिमाग यहाँ लगाओ, यहां पर दिमाग, घर पर दिमाग मत रखो। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र। अब नम एवं चिपचिपे, नम का मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं और चिपचिपे होते हैं, तुरंत चिपक जाएंगे। चिपचिपे, नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र, ठीक। तो ये है वर्तिकाग्र, ये थोड़ी नम भी हो तो चिपचिपी होते हैं, इसमें तुरंत चिपक जाते हैं, ठीक है। परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। ये मेरे जो परागकण है, इसे कहता हूं मैं पराग कण। जो छोटे छोटे थे अब उसमें किल्ली ट्यूब निकलने लगी, ये निकलने लगी ट्यूब, अब ये अंकुरित होने लगे हैं। ये अंकुरित होकर के इसके ऊपर लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये अंकुरित होने लगते हैं ऐसे करके। देखिए मेरा ये नीचे का बना हुआ है, ठीक, इसके ऊपर आगे अंकुरित होकर के इसमें नीचे जाने लगे। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें चित्र, ठीक है, जिसे मैं क्या कहता हूं, मेल गैमीट। अब ये बन गया है मेरे पास जो परागकण था, अब वो अंकुरित होने लगा है, तो परागकण को मैं क्या कहता हूं, मेल गैमीट। मेल गैमीट, यही देखो लिखा है, इसे मैं क्या कहता हूं, नर युग्मक, ये है, ठीक। अब देखते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब मैंने मान लीजिए पोलन ग्रैंड्स थे जो परागकण थे, वो किसी पक्षी के माध्यम से, किसी तितली के माध्यम से, किसी आदमी के माध्यम से, किसी के माध्यम से, या खुद ही अपने आप इससे जो मेरे पास फूल है, और उस फूल की ये क्या है, उस फूल की क्या है, ये स्त्री केसर। स्त्री केसर का चित्र देखिए मैंने यहां भी दिखाया है, मैंने यहां भी दो चित्र लगा दिए इसी वजह से। स्त्री केसर है। अब उसके स्त्री केसर की ऊपर वाली संरचना को कहता हूं मैं क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी का स्टिग्मा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गए, ये आ गए। अब यहां पर ये आ गए, जैसे ही आकर के उसकी वर्तिकाग्र पे ये चिपक गए, जैसे ही वो चिपकेंगे तभी मालूम क्या होगा, इसमें धीमे धीमे क्या एक ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ट्यूब बन रही है, उस परागकणों में ट्यूब बनना स्टार्ट होगी। अब ये क्या है, ये देखिए यहां पर देखिए ट्यूब। अब ये देखो ये आ गए इसकी ट्यूब बनते बनते ये आ गए, ट्यूब इतनी बड़ी, ये देखो यहां पर आ गई। अब यहां पर इससे क्या मिल रही है, अब कहां पर आ गए, ओवरी में। अब ओवरी में क्या बैठा हुआ है, फीमेल गैमीट, मादा युग्मक, फीमेल गैमीट बैठा है। अब यहां फीमेल गैमीट से मिल जाएंगे जी, जैसे ही फीमेल गैमीट से मिलेंगे तो मेरा जाइगोट बनेगा। अब देखिए यहां पर पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई, ये है पराग नलिका, यानी कि परागण। ये देखिए पराग कण की नलिका को कहता हूं मैं क्या, पराग नलिका। उसमें ट्यूब निकल रही है, इसे कहूंगा पराग नलिका, परागकण वाली पराग नलिका। कहां पहुंचेगा, पराग नलिका वर्तिकाग्र, ये है देखो क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पे होते हुए वर्तिका के द्वारा होते हुए, वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड या अंडकोश में प्रवेश करती है। ये है क्या, अंडाशय, जैसे मैं ओवरी बोलता हूं, यहां पर जाके इसमें प्रवेश करती है, ठीक है। इस प्रकार मेल गैमीट यानी कि ये ठीक, जैसे मैं नर युग्म में कहता हूं मेल गैमीट, बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक, मादा युग्मक मतलब यहां पर फीमेल गैमीट मिलेंगे, छोटे छोटे, ठीक,
फीमेल गैमेट से संयोग या युग्मन द्वारा बनी कोशिका जिसे मैं कहता हूं जायगोट से उससे संयोजन करेंगे। जब उससे संयोजन हो जाएगा तो मैं उससे क्या कहूंगा, निषेचन। उसके बाद क्या आ गई, जैसे ही वो चीज होगी तो मेरे पास ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया मेरे पास मेल, ठीक है। और वहां पर पहले से क्या था मेरे पास, फीमेल गैमीट था। ये इसके साथ में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, जायगोट यानी क्या, युग्म। जब युग्मनज बनेगा यहाँ पर तो फिर धीमे धीमे भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण से क्या, उसकी स्टेज, उसमें और ज्यादा कोश का विभाजन होगा तो धीमे धीमे मेरा सीड का विकास हो जाएगा। देखिए, जिसके बाद में भ्रूण बनता है, पहले युग्मनज बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार नर तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को ही मैं क्या कहता हूं, निषेचन। निषेचन में कहूंगा जब ऊपर से ये आ रहा है और ये है फीमेल, ठीक, जब इन दोनों को मिल जाएंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर जाएंगे, फ्यूजन जुड़ जाएंगे, तो मैं उसे निषेचन कहता हूं। हर चीज को पढ़ा रहा हूं उसे अच्छी तरह ध्यान से देखा करो। यही देखो क्रिया, देखो यहां पर बनी हुई है। ये है मेरे पास क्या, ये मेरे पास पुंकेसर है, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर से क्या निकले, परागकण। परागकण निकल के यहां पर आ गए। अब इन परागकणों में ट्यूब निकली, अब ट्यूब निकल के परागकण क्या यहां पर पहुंच गए। यहां पर जाकर के अपने आप धीमे धीमे सीड का डेवलपमेंट होने लगता है। ऐसे होता है सीड का डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे करके देखो। अब देखिए आगे, देखिए निषेचन के पश्चात, जैसे फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात बीजांड, जिसे मैं कहता हूं ओव्यूल, ठीक, ये है संरचना, देखिए ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, इसे ओव्यूल, इसे कहता हूं मैं बीजांड। बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा। जैसे मैं मटर का देखता हूं, मटर में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, उसमें बहुत सारे बीज बनते हैं, किसी में बीज कम बनता है, किसी में ज्यादा बनते हैं। तो ये क्या है, बीजांड। देखिए यहां पर, ठीक, ये मेरे पास ओवरी है और ये है बीज, ऐसे करके बीज बनने लगेंगे, ठीक है। तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। जब ये बन जाएगा तो ये मेरा अंडाशय जो था, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, ये डेवलप होकर के अब मेरा क्या बनेगा, फल। धीमे धीमे ये प्रक्रिया चलने लगती है। ये जायगोट बना, जायगोट से क्या ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या फिर मेरा सीड बना और ये काम प्लांट बन गया नया, ठीक। जब के पुष्प के अन्य भाग मुरझा कर नीचे गिर जाते हैं। पुष्प की जो पुंकेसर थे और स्त्री केसर थे, केवल उनका काम चल रहा था। पुंकेसर और स्त्री केसर का बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा था। या बैठ जाए यहाँ पे पुंकेसर और जब स्त्री केसर का जब काफी अच्छा काम चल रहा था ना, तो बाकी उसमें क्या थी, एक रंगीन थे, रंगीनों को क्या कहते हैं हम, दल, और क्या थे एक बादल। तो दल और बादल क्या, वो झड़ गए। वो भी क्या थी, हमारी पत्तियां थी पहले, अब क्या हुआ बाद में, अब बादल बन गए और दल में वो जड़ गए, उनका काम नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझाया। ये क्या है तुम्हारा, पुंकेसर, समझ में आया। फिर भी देख लो एक बार, पुंकेसर, पुंकेसर से देखिए क्या निकले, ये परागकण। देखो अब बोलने लगे। अब परागकण कहां पर आ गया, वर्तिकाग्र पर। ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। अब वर्तिकाग्र से कहां पर आ गया ये, फिर धीमे 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 विकसित होकर मेरा सीड बन गया। अब मेरा नया पेड़ बन जाएगा। तो ये चीज देखिए, यहीं पर देखो जो चीज SCRT की लिखी है, इसी वजह से मैंने ये सारी चीज इसमें लगा दी है, ठीक है। अब देखिए आगे, कुछ फल, अब मेरे पास फल बन जाता है ना, तो फल के अंदर क्या बनेगा, बीज बनेगा, ठीक। तो देखो कुछ फल तो ऐसे होते हैं कि गूदेदार रसीले होते हैं। गूदेदार फल कौन से भैया, जैसे आम, आम का फल देखा तुमने भैया, आम का फल बहुत अच्छा लग रहा है, पक जाता है तो हम उसका गूदा गूदा खा लेते हैं, और जो उसके अंदर में सीड होता है उसे बाहर रख देते हैं। भैया वो किसी काम का नहीं, वो क्या होगा, बाद में उसको गाड़ दो तो पेड़ बन जाएगा मेरा। तो देखिए मेरे पास क्या है, जैसे कि गूदेदार फल, ठीक। उसके अलावा जैसे सेब, सेब में क्या है, सब गूदा ही गूदा तो है भाई, बढ़िया बढ़िया चीज ही तो हम खा रहे हैं, सब गूदा गूदा है। तो ये क्या है, गूदेदार फल। उसके अलावा क्या है मेरा, जो देखो संतरा, संतरा भी कैसा है, यानी कि फ्लैशी, यानी कि गूदेदार है, अर्थात इसमें खाने वाली चीज क्या है, गूदा ही गूदा भरा हुआ है, इसी चीज को हम खाते हैं, ठीक। और जैसे अमरूद, अमरूद को देखा है, अमरूद को हम लेके काटे तो अमरूद में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बीज,
बाकी उसका गूदा हम खा लेते हैं, बीज थोड़ी नहीं खाते हैं। बीज चला गया पेट में, जाने दो, ये सारी चीज़ गूदेदार है, ठीक है। उसके अलावा नींबू को भी नचोड़ेंगे तो क्या, बहुत गूदेदार है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को देखिए, यही चीज़ इन्हीं के एग्जाम्पल तुम्हारी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ शुष्क फल होते हैं। अब शुष्क फल कैसे, इन्हें कहता हूँ ड्राई फ्रूट्स। भैया ड्राई फ्रूट्स क्या है, जैसे कि काजू, देखिए ये देखिए काजू दिख रहा है, ठीक है। बादाम, ये देखो बादाम दिख रहा है, ठीक है। और देखो क्या दिखा हमारी किताब के अंदर में, अखरोट, ठीक है। और ये देखो अखरोट है, ये है अखरोट, ठीक है। बस हेलो, नमस्कार मास्टर साहब, फोन करो मास्टर साहब। आंवला का पेड़ तो है, लेकिन पापा आंवला ना तो एक भी ना बच्चे ने, सब तो ठहरो में 1 घंटे के अंदर में सब खत्म हो जाएगा। स्टार्ट हो गई, हाँ। अब देखिए यहाँ पर 21 मिनट पर देखिए, काजू तो सबने देखा ही है, ज़्यादातर सबने देखा होगा काजू। तो काजू होता है, बादाम भी सबने देखा है, अखरोट भी देखो ऐसा ही होता है, ठीक है। अखरोट भी काफी बच्चों ने खाया है, अच्छी बात है। तो ये सब क्या है, एक शुष्क फल है, ये भी तो क्या है, शुष्क फल। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ की बहुत सारी चीज़ें ऐसे, पेड़ का मैं फल खा रहा हूँ, पेड़ के मैं यहाँ पर क्या खा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने फल खाए तो उसके गूदा खाया, यहाँ पर मैं क्या खा रहा हूँ, उसका बीज खा रहा हूँ। भाई बीज ही तो खा रहा हूँ मैं यहाँ पर, वहाँ पर मैंने उसका गूदा खाया, वहाँ उसका बीज तो नहीं खाया मैंने, यहाँ पर हमने क्या खाया, उसका बीज खाया आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी बच्चे देखिए। अब देखिए अधिकांश पौधे, जितने भी पौधे होंगे वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से तो बनाते हैं, उसके अलावा सारा जो खाना होता है ना, उस सारे खाने को वो एक जगह पर स्टोर कर देते हैं। कोई अपने फल में स्टोर कर देगा, कोई अपने बीज में स्टोर कर देगा। तो जहाँ खाना स्टोर हो जाता है उसी चीज़ को हम खाते हैं। किसी के फल में स्टोर है तो उसका फल खाते हैं, किसी के बीज में स्टोर है तो उसका बीज खाते हैं। जैसे चना मटर, इसके बीज ही तो खाते हैं, तो उसका खाना सब बीज में स्टोर होता है, ठीक। दाल वाल जितनी भी दाल है सब, और किसी का फल में होता है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, तो स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में ही संचित करते हैं। तो उन्होंने जो भी कुछ खाना बनाया, खाना बनाने के बाद अपने शरीर के लिए खाना लिया, बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ बची हैं वो सारी चीज़ को स्टोर करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक पेड़ है, इस पेड़ ने बहुत सारा खाना बनाया है, उसके अलावा अपने खाने को उसने इस फल के अंदर में स्टोर कर रखा है। ये फल देख रहे हैं, इन फलों में स्टोर कर रखा है, ठीक, इन फलों में। अब चिड़िया आई, आकर के वो पेड़ पर बैठी, तो जब चिड़िया आकर के पेड़ पर बैठी तो क्या वो फल खाएगी? भाई चिड़िया इस पत्ती को तो खाएगी नहीं, माने पत्ती का है, पत्ती तो ज़्यादा मजा तो मुझे इसमें आ रहा है। तो पढ़िए वो क्या कहते हैं, चिड़िया किसे खाएगी, लड़की इधर देख, तो वैसे क्या खाएगी, इससे फल को खाएगी, ठीक। वही देखिए, अब चिड़िया इस फल को खाती है और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब क्या किया, उसने फल खाया, उसने फल खाने का क्या हुआ, चिड़िया यहाँ पर बैठी थी, यहाँ से उड़ करके क्या वो दूसरे पेड़ पर चलेगी, फिर वो तीसरे पेड़ पर चलेगी, फिर वो और दूसरी जगह चलेगी, फिर कहीं और चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, मेरा फल यहाँ पर था, इस चिड़िया ने बहुत जगह पर खाया, खा करके कहीं पर फेंक दिया, कहीं चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीज क्या हो गए, प्रकीर्णन अथवा डिस्पर्सल हो गए। डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रकीर्णन, अथवा यहाँ से इसके माध्यम से मेरे बीज बिखरे गए, ठीक, बिखरे मतलब दूर दूर चले गए, फैल गए। अब देखिए, अब बीजों का प्रकीर्णन कैसे हो रहा है, प्रकीर्णन देखिए, बीजों का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों के बिखरने को ही बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। इस पेड़ के बीज देखिए, इस पेड़ पे देखिए, इस पेड़ पे देखिए, इस पेड़ पे देखिए, इस पेड़ पे, सभी जगह पे जहां पर बीज है वहां पर चिड़िया आ रही है, चिड़िया खा रही है, चिड़िया आकर के उड़ जा रही है। तो चिड़िया यहां पर उड़ रही है, हो सकता है वो चिड़िया मेरे घर की दीवार के ऊपर बैठ जाए, वहां पर आके खाने लगे, वहीं पर बैठी रहे, वहीं पर क्या कर दे वो, वहीं पर वो मल भी कर देगी, अपना शेर बोलते हैं उसे, वहां भी कर देगी। कभी जंगले पर बैठी है, कभी कहीं बैठी है, तो जहां कहीं भी चिड़िया खा लेती है वो जहां बैठ जाएगी वहीं पर मल त्याग देगी अपना, ठीक है।
अब देखिए ये सारी चिड़िया देखो खा करके आ रही हैं, ठीक। हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। अब बहुत सारे बीज क्या हैं, चिड़िया यहाँ खा रही है, चिड़िया यहाँ से उड़ती उड़ती उसने वहाँ फेंक दिए, उसने वहाँ फेंक दिए, उसने वहाँ फेंक दिए। उसके अलावा तुमने देखा है कभी कभी दीवारों पर पीपल निकल आते हैं, देखा है तुमने? अभी बताऊंगा दीवारों पर पीपल कैसे निकल आते हैं। तो देखो क्या प्रकृति में जो बीजों एवं फलाएं वो चिड़िया इधर से उधर लेके उड़ जाएगी। तोता होते हैं, उन्होंने छोटे से आम को खाया, ठीक, आम को खाकर उतर के फेंक दिया वहीं पर, उसके अलावा उसको लेके चले गए दूर जाके फेंक दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो खा रहे हैं। यदि हम कभी खेत या झाड़ झंखाड़ के पास से गुजरते हैं तो कुछ छोटे छोटे बीज हमारे कपड़ों पर भी चिपक जाते। मान लीजिए हम टहलने के लिए किसी जंगल की तरफ चले गए, वहाँ झाड़ झक्काड़ होते हैं। झाड़ का मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, हम झाड़ियों में जा रहे हैं तो झाड़ियों में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें कटी हुई होती हैं। बिच्छू कांटा से देखा तुमने, हमारे यहाँ पर चिपक जाएगा, इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा। तो क्या हुआ, हम वहाँ से आ रहे हैं उसमें खेत में से जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो उसके बहुत सारे बीज ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर से चिपक गई। हमने आके कपड़े को क्या किया, यहाँ पर साफ किया, तो भी जाकर यहाँ गिर पड़े। जब यहाँ गिर पड़े उन्हें सही जगह मिली तो क्या हुआ, वो वहाँ पर क्या हुआ, उत्पन्न जमाए। तो वही तो कह रहे हैं, कपड़ों से चिपक जाते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना, जैसे कांटेनुमा भी बीज होते हैं, बिच्छू कांटा मैंने बताया तुम्हें, अभी देखना यहाँ पर रो में चिपकने योग्य में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बीज यहां से वहां पर कैसे पहुंचे, हवा के द्वारा भी पहुंच गए, हम लोग घूमने के हमारे द्वारा भी चले गए। बहुत सारे जानवर होते हैं जो घास चरने के लिए आते हैं, उनसे चिपकते हुए आ जाते हैं, हम उन्हें घर आके साफ कर देते हैं। उसके अलावा चिड़ियां भी इधर से उधर लेकर के जा रही हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए तो वहां से लेकर के जा रहे हैं। अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर उग जाएंगे तो उगने वाले सभी नए पौधों के बीज में स्थान तथा भोजन, जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश के लिए संघर्ष होगा। मान लीजिए कहीं पर भी अगर इनके बीज एक ही जगह पर गिरते रहे, दूसरी जगह पर नहीं गए, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे क्या उगाएंगे, पेड़ उगाएंगे। जैसे मैं नीम का पेड़ देखता हूँ तो निबोरियाँ बरसात के दिनों में क्या है, वो उससे पहले गिर जाती है, बरसात के दिनों में क्या वहाँ बहुत सारे निकल आते हैं, वो छोटे 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 प्लांट, तो उन्हें साफ भी कर देते हैं। कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। अगर उन्हें अच्छी तरह से सही हो जाएंगे तो मेरे पास एक नींव तो खड़ा ही है, वहाँ पर क्या है, नेक्स्ट दिन में 50 पेड़ और निकल आएंगे, 50 से ज़्यादा, वहाँ झाड़ी बन जाएगी। इतनी झाड़ी बन जाएगी कि एक पेड़ था पहले तो जो से ज़मीन से पानी अच्छा मिल रहा था, उसे सारी चीज़ अच्छी मिली थी। अब ज़्यादा पेड़ हो गए तो उसे अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिल रहा है भैया, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पा रहा है, उसे नीचे से भोजन भी नहीं मिला है, अर्थात वो क्या है, धीमे धीमे मर भी जाएगा। तो ये तो क्या है कि अगर इतने ज़्यादा तो जल के लिए, खनिज लवण के लिए और प्रकाश के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, वो हो जाएंगे परेशान। ये देखिए बहुत सारे पेड़ हो गए तो इन्हें दिक्कतें होंगी खुद। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। जब बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं तो कोई पौधा अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। तो कभी कभी उसका देखा है पेड़, सरसों की खेती देखिए, सरसों की खेती होती है और उसके अंदर में पेड़ ज़्यादा कर देंगे तो वो अच्छी तरह से सरसों नहीं हो पाएगी। थोड़े सरसों के पेड़ों को गैप पे डालो, थोड़ी थोड़ी दूर, जितने दूर होंगे तो जब वो पेड़ होंगे ना बड़े, ठीक, तो पेड़ क्या जगजारे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो बहुत जगह घेरेंगे तो उस पर बीज ज़्यादा आएंगे। अगर ज़्यादा बीज डाल देंगे तो वो क्या है, पेड़ हो नहीं पाएंगे। तो यही दिक्कतें होती हैं। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों जैसे भोजन तथा स्थान को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते रहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब तो बिखरता, तो वो पेड़ क्या है, कभी इधर बिखरते रहते हैं, उनके बीज कभी इधर बिखरते रहते हैं, हवा से उड़ रहे हैं, आंधियों में उड़ रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं। पढ़ाई यहाँ चल रही है कि उधर चल रही है, पढ़ाई आता तो कुछ नहीं है।
उधर ही देखना, तो फिर पढ़ने के लिए क्यों आती है यहाँ पर क्लास में? आता तो कुछ है नहीं। ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, अगर पेड़ एक ही जगह पर ज़्यादा हो जाएंगे तो पेड़ों को ही दिक्कत होगी, वो पेड़ उग नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब देखिए, और प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन, तो फल या बीज या तो वायु के माध्यम से या जल तथा जंतुओं के द्वारा, वायु के माध्यम से तेज आंधी चल रही है तो इधर के छोटे छोटे बीज क्या है उधर चले जाएंगे, ठीक। अब जल के माध्यम से भी चले जाते हैं, उसके अलावा जंतुओं के माध्यम से चले जाते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे बंदर वगैरह है और भी कुछ हैं, वो भी खाते रहते हैं, गिलहरी भी खाती रहती है, उसके अलावा चिड़ियाँ तो हमारी खाती हैं फलों को, तो उनके द्वारा भी क्या बीज इधर से उधर क्या चले जाते हैं हमारे फल, ठीक है। देखिए चिलबिल तथा द्वि फल जिसे मैपिल कहते हैं, जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार, ठीक, के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर तक चले जाते हैं। ये सूरजमुखी को बस सूरजमुखी, ठीक है। सूरजमुखी की क्या है, बहुत सारे बीज ऐसे रोमयुक्त होते हैं, देखो हवा के द्वारा उड़ के चले जाते हैं, यहाँ से उड़ेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे, उड़ते जाएंगे। एक है कुछ पक्षियों के माध्यम से, कुछ कैसे भी, तो ऐसे क्या है उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से घास होती है, तो घास को हम देखते हो, घास के भी बहुत हल्के बीज होते हैं, वो भी क्या जानवरों के माध्यम से, हम चले हमारे माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से। उसके अलावा मैंने वहाँ पर पानी छोड़ दिया तो पानी के माध्यम से वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, हर जगह पे हमें हरी घास दिखाई देती है। उसके अलावा घास क्या है, वो अपने आप भी होने लगती है, बीजों से भी हो रही है, अपने आप भी दोनों प्रकार से, ठीक है। पीपल बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पचा नहीं पाते हैं। अब पक्षी है, पीपल के ऊपर पक्षी बैठ गए तो पीपल के ऊपर भी छोटा सा फल आता है, या मेरा बरगद है, बरगद के ऊपर भी क्या छोटा सा फल आता है। पक्षी बैठ के क्या करेंगे, पक्षी बैठ के उस फल को खाएंगे। तो पक्षी उस फल को खाने के बाद क्या करेंगे, खबल तो खा लिया पेट में, उसका छोटा सा बीज उसे पचा नहीं पाते। अब क्या हुआ, पक्षी मेरे घर की दीवार के ऊपर बैठ गया, अब दीवार पर हल्की हल्की सीलन आ रही है, तो दीवार पर उसने क्या कर दिया, उसने अपना मल त्याग दिया। तो बीज जो था उसके शरीर में पच नहीं पाया, वो बीज वहाँ पर गिर पड़ा। हम जैसे उसे सीलन मिली तैसे धीमे धीमे क्या देखते हैं कि वहाँ तो पीपल का पेड़ निकलने लगा। कभी कभी कोई नीम है, उस नीम के बीच में आएगा, हम देख रहे हैं तो उसमें पीपल का पेड़ निकला। कैसे निकला है, माँ चिड़िया कैसे भी खा के आई होगी, वहाँ पर बैठी होगी, उसे मल त्यागा, उसे हल्की नमी मिली और पीपल क्या है वहीं पर वृद्धि करने लगा। तो हम जगह जगह पर पीपल का पेड़ देख रहे हैं, क्यों, बरगद का पेड़ देख रहे हैं, क्यों, ऐसी जगह उगा आता जहाँ उगना नहीं चाहिए, वो तो यहाँ पर भी सीलन चलने लगी, यहाँ पर भी उगाएगा, चिड़िया कर देगी, दौड़ जाए। तो इसी वजह से देखिए क्या लिखा है, पीपल बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पचा नहीं पाते हैं, बीज नहीं पच पाता उनके शरीर में, बाकी सारी चीज़ पच जाती हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये बीज उग कर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। इसी वजह से पीपल के पेड़ को दीवारों पर उगते हुए पाया जाता है। यही वजह है कि भैया दीवारों पर पीपला का पेड़ आ गया कि ये आ गया। अब गलत आदमी वो धारणा जोड़ दे भैया ये तो हमारे देवता आ गए, तो वो देवता वेवता कुछ नहीं है, वो केवल इसी प्रकार की है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ पौधे जैसे कि नारियल आदि के फलों के आवरण तंतु में रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, ठीक। उसके अलावा कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे ऐसे बीज देखे तुमने, ऐसे ये जंतुओं से चिपक जाएंगे, हमारे से जैसे कांटेदार होते हैं, जैसे जैंथियम, ये देख रहे हैं बीज, ये देखिए इस प्रकार के ये चिपक जाते हैं। आदमी कोई जानवर जा रहा है, भालू जा रहा है, कोई गीदड़ जा रहा है, हमारी भैंस चल रही है, गाय चल रही है, उसके माध्यम से, ठीक है। तो कंठ की कांटेदार के बीज जिनमें हुक्क जैसी संरचना पाई जाती है, इनमें देखो हुक्क जैसी संरचना मिल रही है, ठीक है, इनमें हुक्क जैसी संरचना मिलती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक, ठीक है,
और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि यूरेना एवं जेंथियम। ये देखो जेंथियम है, ठीक, यूरेना का ये प्यूपेलिया, ये यूरेना, कांटेदार होते हैं उनके बीच, सब चीज कांटेदार। अब इसमें क्या हुआ, अब वो कांटेदार चीज़ है तो हमारे कहने की चीज़ चिपक जाए, हमारे कपड़े से चिपक जाए, और भी चीज़ से चिपक जाएगी, हम जहाँ झाड़ेंगे वहाँ जाके गिर जाएगी। जानवर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ चिपक गए तो मैं कहीं चला गया 3 किलोमीटर दूर चढ़ते चढ़ते तो वहाँ जाके गिर पड़े, हमने साफ किया। तो इस प्रकार से बीज क्या हमारे जाते रहते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, लाइट चली गई, लाइट, चलो अभी थोड़ी देखते हैं, अभी बंद करता हूँ मैं वैसे। अब देखिए कुछ पौधों के फल जैसे कि मटर तथा अरंड आदि झटके के साथ फट जाते हैं। कुछ जैसे अंडी का पेड़ देखा है जिसमें अंडी वगैरह लगती हैं, तो जब अंडी वगैरह लगती हैं, जब आपने उसे देखा है तो जैसे ही वो पकने पाएंगी, ठीक है, जैसे ही वो पक जाएगी तैसे वो क्या होगा, अपने आप फट जाती हैं। तो मैं अंडी को क्या देखता हूँ, कभी यहाँ पड़ी है, कभी वहाँ पड़ी है, कभी वहाँ पड़ी है, कभी वहाँ पड़ी है, तो पेड़ों से अपने आप वो गिरती रहती हैं, ठीक। तो उसके वैसे ही मटर का देखा मैंने साहब बता, जब मटर होती है खेत में लगी, जब वो पक जाएगी तो उसकी फली क्या फट जाएगी, उसके बीज क्या है अपने आप बाहर निकलने लगेगी, ठीक। तो क्या है, झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित का मतलब बार बार फैलना, डिस्पर्स होना, इधर से उधर चले जाना, ठीक है। और अपने जनक पादप से, जो पेड़ है उस पेड़ से बहुत दूर जाके गिर पड़ेंगे, जाकर के अपने जनक पादप से दूर हो जाते हैं, ठीक। ये देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें देखिए ऐसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसे हो रहा है, ये कुछ चिड़ियाँ देखो खा रही हैं फलों को, इन टमाटरों को खा रही हैं। इसके अलावा क्या है, इनके बीज शरीर पचा नहीं पा रहे, दूर पहुँच रहा है, ओकरा है, ठीक है, ज्वेल है। इस प्रकार से देखो क्या है, ज्वेल बीज है, ब्रूम है, ये देखो फली है जो मैंने बताई थी मटर की फली। इसी प्रकार की और भी फली होती हैं, ठीक। वो फली पक जाएगी तो अपने आप फट जाती हैं और बीज इधर उधर चले जाते हैं, ये देखो फट रही हैं, ठीक। कुछ पौधे देखो इनके माध्यम से, एनिमल के माध्यम से इधर उधर पहुंच रहे हैं। कुछ ये देखो नारियल वाला बताया, नारियल वाले के देखो कैसे बताया, नारियल वाला का भी इससे पहले कहा था, इससे पहली स्लाइड में नारियल वाला बताया पानी के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाटर लिली, लोटस के फूल हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें देखो ऐसी है जो मैपल, ये सारी चीजें क्या है तुम्हारी किताब के अंदर इसमें दे रखी है, मैंने उससे ज़्यादा लगा रखी है कि ऐसे ऐसे करके माध्यम से क्या हमारे बीज जो हैं वो इधर से उधर डिस्पर्स होते रहते हैं, चले जाते हैं, कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चलेंगे, कभी उधर से कभी इधर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हवा के द्वारा जा रहे हैं, यहाँ पानी के द्वारा जा रहे हैं, नारियल में पानी के द्वारा जा रहे हैं। उसके अलावा वाटर लिली या कमल का फूल है, तो कमल के फूल को हमने तालाब में उगते हुए खुद देखा है। तो वहाँ पर क्या है, एक के पोलन ग्रंथ दूसरे के साथ चले जाते हैं, उसके बीज भी पानी के माध्यम से दूसरी जगह चले जाते हैं। आज वहाँ पर पानी है तो धीमे धीमे पानी चलने लगा, मैंने नदियों से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से वो पहुँचते रहते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन और देखिए आंसर, बस ये खत्म ही होने वाला है। अब सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। देखिए पहले देखिए यहाँ पर नर और मादा युग्मक के युग्मन के प्रक्रम कहलाता है मेरा निषेचन, ठीक है। ये है क्या, नर और ये है मादा। इन दोनों का जब मिल जाएगा तो जब दोनों आकर के यहाँ पर ऐसे करके मिल जाएंगे, अर्थात ये क्या हो गया, युग्मन, अर्थात पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, पेयरिंग। तो जिसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ निषेचन, इसे मैं क्या कहता हूँ, निषेचन, ठीक। देखिए परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, ठीक है। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। पत्ती का मैंने तुम्हें इससे पहले पढ़ाया था, अजूबा पत्ती के द्वारा क्या करता है, नया पेड़ बना लेता है। पौधे के जनन अंग हैं फूल, तना है नहीं, जड़ है नहीं, पत्ती नहीं, फूल ही तो है। फूल में मुझे क्या मिलता है, पुंकेसर। फूल में मुझे क्या मिलता है, इस तरीके से मिलती है कि नहीं, परागण। अब देखिए पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण, ठीक। अब अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
जनक पौधों के कायक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना मेरा कायक जनन कहलाता है। ठीक। दूसरा देखिए, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं उन्हें हम एकलिंगी कहते हैं। एकलिंगी का मतलब क्या है? केवल उसमें एक ही लिंग है, या तो नर है या मादा। अब अगला देखिए, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है मेरी? परागण कहलाती है। वही तो हम पढ़ा रहे हैं। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। वही था, ये है मेरे पास क्या? नर, और ये क्या है? मादा। अब दोनों आपस में जब पेयरिंग बनाएंगे तो मैं इसको क्या कहता हूं? निषेचन। अगला देखिए, बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं सभी के द्वारा होता है। बीज कैसे यहां से वहां तक पहुंचे? हवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, कोई भी जानवर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, वो जल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है डिस्पर्सल, यहां से एक दूसरी जगह पर फैलना। अगला देखिए सभी बच्चे, देखिए निम्नलिखित में सही कथनों पर सही और गलत कथनों पर गलत का निशान लगाए भैया। देखिए, स्पाइरोगायरा तथा यूरोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, ये बात सही है। यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में तो मैंने बताया था, पढ़ाया था। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, ये सही है भैया। कलम क्या है? कलम हम अपने हाथ से लगा रहे हैं, तो जो अपने हाथ से आदमी करता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अब देखिए, ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है? नहीं। ईस्ट में कहाँ होता है जनन खंडन विधि? मुकुलन द्वारा होता है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है? नहीं। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, ये बात सही है। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प का आसन। तो आसन में कौन बैठता है? पुष्प, या कोई भी आदमी बैठता है तो आसन पे बैठता है, तो इसलिए पुष्प का क्या है? आसन। अब सभी बच्चे आगे देखिए, ये मिलान कर लीजिए। सभी बच्चे देखिए, मिलान कीजिए। ये मिलान है, तो ये मिलान की मैंने कर दी है। ठीक। आपकी किताब में देख करके एस का मिलान इसके साथ में आंख आलू में पाई जाती है, आंख वाली डायग्राम खंडन स्पाइरोगायरा मिलेगा, पंख मैपिल में मिलते हैं। उसके बाद बीजाणु क्या होता है? डबल लोठी की क्या है? बीजाणु किस में मिलेंगे? डबल लोठी की फफूंद पर। वही तो कहते हैं, ये होते हैं बीजाणु, इसे कहता हूं स्पोर। तो स्पोर कहाँ पैदा होते हैं? फफूंद में। फफूंद कहाँ मिलती है भैया? डबल रोटी के ऊपर लगेगी, पाव भाजी पे लगेगी, अचार पे लग जाएगी। एक मिला लिया, आगे चलूं मैं? अभी नहीं मिला पाया? जब भी मिला लो तो बता देना, फिर मैं हटा दूंगा इसे। कर दूंगा आगे? सबने कर लिया? इधर देखिए आगे, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया निषेचन कहते हैं। ठीक। प्रश्नों को देख लो, फिर उतार लेना, इनके आराम पीपीटी को रोक दूंगा मैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए प्रश्न, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक। इसमें केवल अलैंगिक जनन का विधि करवा। इस किवाड़ को लगा दो, किवाड़ को इसे बंद कर दो, इन बच्चों को बंद कर दिया गया। देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक। इधर देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन की देखो निम्न विधि। एक तो मुकुलन वाली विधि है। ठीक। एक तो क्या है? मुकुलन वाली विधि। एक तो है देखिए मुकुलन वाली विधि, मुकुलन वाली विधि। ठीक है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, जिसे मैं मुकुर कहता हूं, जैसे हाइड्रा या ईस्ट में भी दिखाया था हमने। ठीक है। इस प्रश्नों को देखिए, सबको ये उतारने। अगला देखिए, अगला नहीं, इसी के याद आया, ये खंडन आ गया। अगली विधि खंडन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की। खंडन, खंडन मुझे कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? स्पाइरोगायरा में देखने के लिए मिल रहा है मुझे। ठीक। खंडन मुझे देखने के लिए मिल रहा है स्पाइरोगायरा में। खंडन अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है
जिसमें जनक कोशिका अनेक खंडों में टूट जाती है। ये है जनक कोशिका, इसमें देखो खंडों में टूट रही है, ठीक, खंडों में टूट जाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं खंडन। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है। स्पाइरोगायरा और यूरोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारी अलैंगिक जनन है कि विधि है कि बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन, ये मुझे फफूंद के ऊपर मिलेगी, ठीक है। देखिए फफूंद में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। देखिए फफूंद, शैवाल, मौस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। ये देखिए, ठीक, ऐसे करके। इसमें प्रश्नों में जो लिखवा रहा है उस प्रश्नों को देख लेना। एक और देखिए इसमें अलैंगिक जनन, ये देखिए ब्रायोफिलम में मिला है मुझे, अजूबा वाले पौधा में। देखिए वर्धी प्रजनन, कायक प्रवर्धन, जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे अजूबा, ये देखिए पत्ती से हो रहा है, बिगोनिया, आलू, अदरक, गन्ने आदि के पौधों में वर्जनी बनते हैं। किसी में तना से हो रहा है, किसी में जड़ से हो रहा है, किसी में पत्ती से हो रहा है। ये मेरे क्या है, कायक प्रवर्धन। अगला देखिए पर परागण और स्वपरागण मंत्र बताइए। देखिए जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक। यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। समझ में आया? अगला देखिए, किसी पुष्प का चित्र खींच करके उसके जनन के, किसी पुष्प का चित्र खींच करके उनके जनन अंगों को नामांकित करें, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, ऐसा पुष्प है। पुष्प के बारे में देख लो और मैं चित्र बता दूंगा तुम्हें बढ़िया सा। इसमें केवल इमेज ही बनानी है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए अलैंगिक तथा लैंगिक जनन मंत्र बताइए। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती काम कर रही है। लैंगिक में क्या है, लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है, ठीक है, नर और मादा। लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा बनते। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे डमरू बलाते रहो शंकर जी की तरह। देखिए बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां हैं। प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है, देखो बीजों को कहते हैं सीड, ठीक। प्रकीर्णन का मतलब होता है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं वो, ठीक। तो कैसे जाएंगे, हवा द्वारा चले जाएंगे। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त, हल्के और बाल जैसी संरचना वाले होते हैं जो हवा के द्वारा उड़कर दूर तक चले जाते हैं। उदाहरण चिलबिल, द्वैफल जिसे मैं पहले कहते घास या मदार आदि के, ठीक। अगला देखिए, अगला देख रहा है इसमें जल, जल से कैसे फैलता है ये, जल से कैसे फैलेगा। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि के फलों के आवरण तंतु में रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। अब जानवरों के द्वारा कांटेदार बीज जिनमें हुक्क जैसी संरचनाएं होती हैं जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए जेंथियम, यूरेना आदि। हुआ? अब कुछ फटने वाले कौन से हैं, जैसे फटने से कैसे फैलते, कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं तथा बीज प्रकीर्णित होता है। उदाहरण जैसे मैं मटर की बात कर रहा हूँ,
या मैं आरएनडी की बात करूँ, जैसे अंडी बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, तो इसी प्रकार से, क्यों जैसे ही वो पक जाएगा तेज धूप वगैरह होती है, वो तुरंत क्या होती है, फट जाती है, और बीज क्या, वो दूसरी जगह पे जाकर डिस्पर्स हो जाएगा, लगता है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल नया चैप्टर पढ़ेंगे।